नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के आए हैं सिंहासन बत्तीसी की कहानियां। 32 पुतली की 32 कहानियां। आज हम आपको 8वीं कहानी सुनाने जा रहे हैं। 8वीं पुतली 8वीं कहानी। और आज की पुतली का नाम है पुष्पवती। तो दोस्तों, आज फिर 8वीं बार राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए राज दरबार पहुंचे। रोज रोज पुतलियों से राजा विक्रमादित्य की महानता के किस्से सुनकर वो तंग आ चुके थे। फिर भी सत्ता और सिंहासन का मोह उन्हें राज दरबार खींच लाता था। एक बार फिर आज 8वें दिन 8वीं पुतली ने राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए राजा भोज को रोक दिया और उनकी महानता का एक किस्सा सुनाने लगी। राजा विक्रमादित्य को अपने दरबार में सुंदर चीजें रखने का शौक था। एक दिन उनके दरबार में एक बढ़ई आया। उसके पास साज सज्जा के कई सामान थे। बढ़ई को देखते ही दरबान उसे सीधे राजा के पास लेकर के आया। राजा विक्रमादित्य ने उसे देख करके पूछा, क्या आपके पास ऐसा कुछ है जो इस महल की शोभा बढ़ा सकता है या फिर हमारे काम आ सकता है? बढ़ई ने कहा, महाराज, सामान तो बहुत है, लेकिन आपके लायक मेरे पास सिर्फ एक चीज है और वो है काठ का घोड़ा, मतलब लकड़ी का घोड़ा। बहुत सुंदर था, लेकिन वह लकड़ी का घोड़ा नहीं, असली घोड़े जैसा लगता था। उसे देखा, उसे देखते ही रह गए। उन्होंने बढ़ई से पूछा, इसमें कोई खास बात है क्या? बढ़ई ने कहा, महाराज, आप इसे देख ही चुके हैं, यह बहुत ही सुंदर है। इसे कुछ ऐसा बनाया गया है कि यह असली घोड़ा लगता है। मैंने अपनी सारी कुशलता इसमें लगा दी है, अपना सारा ज्ञान इसमें लगा दिया है। यह मेरी सर्वोत्तम कृति है, यह बिल्कुल असली लगता है। महाराज, इसमें एक और विशेषता है। आकाश में यह वायु के समान उड़ सकता है। साथ ही इस पर कोई सवार हो जाए तो यह इतनी तेज दौड़ता है कि व्यक्ति हवा से बात करने लगे और इसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी तरह की देखभाल की। बिना किसी खर्च के यह आपकी सेवा कर सकता है। न खाने की जरूरत है इसको, न पीने की जरूरत है। राजा को यह बात सुनकर के बहुत आश्चर्य हुआ और वह बहुत खुश भी हुए। उन्होंने बढ़ई से उस काठ के घोड़े की कीमत पूछी। बढ़ई ने कहा, देखिए महाराज, आपसे क्या छुपाना, मेरे पूरे जीवन की मेहनत यह काठ का घोड़ा ही है। इसे बेचने की कीमत मैं नहीं लगा सकता। कैसे लगाऊं, आप ही बताइए। आप ही जान गए हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसे बनाने में लगा दी है। मेरा पूरा ज्ञान, मेरी पूरी मेहनत, मेरी पूरी कला इसी घोड़े पर लगी हुई है। आप जो चाहें मुझे दे सकते हैं। विक्रमादित्य ने तुरंत मंत्री से बढ़ई को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को कहा। इतनी बड़ी कीमत सुनकर के बढ़ई का मन प्रसन्न हो गया। बढ़ई 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के अपने घर चला गया। उधर राजा ने घोड़े को सुरक्षित तरीके से अपने महलों में रखवा दिया। महाराज अपने काम में व्यस्त हो गए। अचानक उन्हें एक दिन उस घोड़े की याद आई। विक्रमादित्य जी का मन हुआ कि क्यों ना आज घोड़े की सवारी की जाए, पता भी चल जाएगा कि घोड़ा कैसे दौड़ता है, कैसे उड़ता है। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि काठ के घोड़े को तैयार किया जाए, हम उस पर सवार होकर के घुड़सवारी करेंगे। मंत्री ने उसे सजा धजा करके राजा के सामने पेश किया। घोड़ा पूरा असली की तरह लग रहा था। राजा जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, घोड़ा आसमान की ओर उड़ चला। राजा को एक बात याद आई कि अगर घोड़े को मारा जाए तो वह वायु से भी तेज दौड़ने लगता। तो उन्होंने घोड़े को एक चपत लगा दी। अब क्या था, घोड़ा को जैसे ही चपत लगी, चाबुक लगा, वह आसमान पर तो हवा से बात करने लगा। इतनी तेजी से उड़ने लगा कि राजा साहब अपने आप को संभाल नहीं पाए और वो घोड़े पर से
गिर गए और जैसे ही गिरे उन्हें अपना बेताल याद आ गया। उन्होंने बेताल को बुलाया और बेताल ने आकर के राजा विक्रमादित्य को बचा लिया और वहीं पर नीचे जमीन पर उतर गए। सुंदर सा जंगल था, बहुत मनोहारी था। उन्हें वो जंगल बहुत सुंदर लग रहा था। राजा विक्रमादित्य अकेले घने जंगल पर टहलने निकल पड़े। अचानक एक स्थान पर राजा साहब रुक गए। उन्होंने देखा सामने एक पेड़ पर बंदरिया बंधी हुई है। राजा विक्रमादित्य आश्चर्य करने लगे, इस सुनसान घने जंगल पर इस बंदरिया को किसने बांधा? इसे देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान ने इस बंदरिया को बांधा हो। अवश्य ही यहाँ पर कोई आदमी मनुष्य रहता है, यहाँ वहां कोई तो है, देखना पड़ेगा। यह जानने के लिए विक्रमादित्य वहां एक जगह पर छिप गए। राजा विक्रमादित्य को वहां छिपे हुए शाम हो गई। तभी उन्होंने देखा एक तांत्रिक वहां आता हुआ दिखा। वह पास आया और एक पेड़ के पास पर गया। उस पेड़ में से उसने कुछ पत्तियां तोड़ी, हाथ पर मसला और पत्तियों का रस निकाला और उस रस को उस बंदरिये पर छिड़क दिया और वह बंदरिया एक सुंदर युवती बन गई। साधु उसका हाथ पकड़ करके पास में बनी हुई एक झोपड़ी पर ले गया। राजा विक्रमादित्य झोपड़ी के पास में गए। अंदर उन्होंने देखा उस सुंदरी युवती ने उस तांत्रिक के लिए खाना बनाया, उसे खिलाया और जब वह सो गया तो उसके पैर दबाने लगे। राजा विक्रमादित्य को बहुत ही आश्चर्य हुआ और सुबह उन्होंने देखा कि वापस उस तांत्रिक ने उस सुंदर स्त्री को उस पेड़ पर लाया, वहां बांधा और वह एक दूसरे पेड़ के पास पर गया और उस पेड़ में से कुछ पत्तियां निकाली, उसे मसला, उसमें से रस निकाला और उस युवती पर डाल दिया तो वह फिर वापस बंदरिया बन गई। यह सारा चमत्कार राजा विक्रमादित्य देखते रहे। अब राजा विक्रमादित्य ने वैसा ही किया जैसे तांत्रिक ने किया था। वह पेड़ के पास में गए, उसकी पत्तियां तोड़ी और उसका रस निकाला और उस रस को उस बंदरिया पर छिड़क दिया। बंदरिया वापस से सुंदर युवती बन गई। युवती को बड़ा आश्चर्य हुआ, आज वहां पर तांत्रिक की जगह कोई नया व्यक्ति है, राजा सा दिखने वाला कोई व्यक्ति है। बोली, आपने मुझे बंदरिया से ऐसे सुंदर युवती कैसे बना दिया? विक्रमादित्य बोले, डरो मत, मेरा नाम विक्रम है। मैं कल से यहां पर हूं और छिपा हुआ हूं और तांत्रिक की सारी करामात देख रहा हूं। कहो तो तुमको फिर से बंदरिया बना दूं? युवती घबराकर बोली, नहीं नहीं, मुझे इस नर्क से निकालो और मुझे मेरे पिता के पास पहुंचा दो। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? युवती बोली, मैं अनंग देश की राजकुमारी हूं। इस दुष्ट तांत्रिक ने धोखे से अपहरण करके मुझे यहां पर ले आया और मुझे इस नर्क में डाल दिया, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। हर रोज मुझे सताता है, बंदरिया बनाता है, खाना बनवाता है, पैर दबाता है। विक्रमादित्य बोले, डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दूंगा। और उसे अपने साथ लेकर के निकल पड़े। कुछ दूर ही गए होंगे कि एक जोरदार धमाका हुआ। राजा और वह सुंदरी राजकुमारी ठिठक गए। धुएं के बीच में से वह तांत्रिक निकला। उसने गरज करके बोला, तुम यहां से नहीं जा सकते, इस युवती को मेरे हवाले कर दो, और उस पर अटैक कर दिया। पर विक्रम ने तलवार से उसे रोक लिया। अचानक से वह तांत्रिक एक शेर बन गया। राजा विक्रमादित्य ने उस पर अटैक कर दिया और अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। जैसे ही तलवार से शेर का सिर कटा, हम देखते वहां पर एक बहुत ही भयानक राक्षस था। मतलब वह तांत्रिक एक राक्षस था। राजा विक्रमादित्य ने उस तांत्रिक को आज मार डाला। राजकुमारी को कुछ याद आया। उसने बोला, रुकिए, मैं अभी आती हूँ। और वह वापस कुटिया में गई और वहां से एक कमल का फूल लेकर के आई, एक पुष्प लेकर के आई और उसने उस पुष्प को, कमल के फूल को राजा विक्रमादित्य को दे दिया। और उसकी विशेषता ये थी उस पुष्प की, यह कभी मुरझाता नहीं है और वह पुष्प डेली एक रत्न देता है। ये पुष्प मुझे इस तांत्रिक ने ही दिया था ताकि मैं खुश रह सकूं, लेकिन आप
इसे उपहार स्वरूप इसे अपने पास रख सकते हैं। राजा ने वह फूल अपने हाथों में ले लिया और दोनों चल पड़े। वह राजकुमारी अत्यंत सुंदर थी। राजा विक्रमादित्य ने उसे उसके पिता के पास अनंगपुर लेकर के आ गए। राजकुमारी जब राजमहल में आई तो चारों ओर पूरे राज्य में खुशियां बिखर गईं। खूब स्वागत सत्कार किया गया, राजकुमारी का भी और राजा विक्रमादित्य का भी। राजकुमारी ने सब कुछ अपने पिता को बता दिया। अनंग नरेश विक्रमादित्य पर अत्यंत प्रसन्न हुए। विक्रमादित्य ने अपना परिचय नहीं बताया था। उन्होंने बताया था कि मैं एक साधारण सिपाही हूं। अगले दिन राजा अनंगपुर ने विक्रमादित्य से भरे दरबार में कहा, तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो। तुम्हारे समान वीर को मैं अपनी पुत्री सहर्ष दे रहा हूं। विवाह के पश्चात तुम यहाँ के राजा भी बनोगे। अनंगपुर नरेश की यह बात सुनकर के राजा विक्रमादित्य ने नम्रता पूर्वक ही कहा, राजन कृपया मुझे क्षमा करें। प्रत्येक स्त्री को पत्नी नहीं बनाया जा सकता, वह मां और बहन है। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, इसका मूल्य नहीं लूंगा। अनंग नरेश को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा विक्रमादित्य अनंग देश से लौट रहे थे। जैसे वो अपने राज्य में आए, वहां पर उन्होंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उनके पास जो कमल का फूल था, जो पुष्प था, जो कभी मुरझा नहीं सकता था, उस पुष्प को उस बच्चे को दे दिया। वह बच्चा बहुत खुश हुआ और राजा विक्रमादित्य अपने राजमहल में वापस आ गए। तो देखा राजा भोज विक्रमादित्य कितने चरित्रवान थे। वो सिर्फ स्त्री को भोग की नजर से नहीं देखते थे, वो उसमें मां भी देखते थे, वो उसमें बहन भी देखते थे, सम्मान की दृष्टि से देखते थे, स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे। कितने चरित्रवान थे। क्या तुम इस प्रकार कर सकते हो? यदि हां तो तुम इस सिंहासन पर बैठो, वरना नहीं। और यह कह करके पुतली आसमान की ओर हंसती हुई उड़ गई। आज फिर राजा भोज सिंहासन पर बैठने से वंचित रह गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि औरतों को हमेशा वासना की नजरों से, भोग की नजर से नहीं देखना चाहिए। हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।